हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम यूजीसी नेट पेपर 1 जो हमारा हो रहा है, यूजीसी नेट के जो पेपर्स हमारे चल रहे हैं उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हमें एग्ज़ाम में बने थे उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको आज हम समझेंगे और उनको पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, जो कि हमारे अपकमिंग जो भी एग्ज़ाम्स होंगे उनके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। तो ये जो वीडियो रहेगी ये पेपर 1 की है, जो कि जनवरी 2025 में जो हमारे पेपर्स चल रहे हैं उनके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो लेटेस्ट जो पैटर्न है हमारा उसके अकॉर्डिंग जो आज की वीडियो है उसमें हम प्री इंडिपेंडेंस जो एजुकेशन थी हमारे देश में, इंडिपेंडेंस से पहले जिस भी तरह की एजुकेशन थी, जो भी एक्ट्स आए थे, जो भी कमीशंस और कमिटीज़ आई थी, उनको हम पढ़ेंगे, उनकी नोट्स के थ्रू हम उनको स्टडी करेंगे। और जो नोट्स हैं उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। आज की जो वीडियो है उसको हम शुरू करते हैं। जैसा कि हमने कहा कि जो आज की वीडियो है वो प्री इंडिपेंडेंस जो एरा है जो हमारे देश में रहा है एजुकेशन का, उसको आज हम पढ़ेंगे एक एक करके। जो भी एक्ट और कमिटीज़ और कमीशन जो हमारे आए थे इंडिपेंडेंस से पहले उनको हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट में हम इंडिपेंडेंस के बाद जो भी हमारे कमिटीज़ और कमीशंस आए हुए हैं उनको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो हम यहाँ पर देखने वाले हैं वो चार्टर एक्ट जो है वो देखेंगे, जो कि कब आया था, 1813 में आया था। इनके ईयर्स भी हमें याद रखने हैं क्योंकि क्रोनोलॉजी भी हमसे पूछी जाती है एग्ज़ाम में, जहाँ पर कि हमें इनके ईयर्स के अकॉर्डिंग हमें कमिटीज़ और कमीशंस को मैच करना होता है। तो ईयर्स को हमें डेफिनेटली याद रखना है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो बनता है। तो 1813 में हमारा चार्टर जो एक्ट है वो आया था। ईस्ट इंडिया कंपनी चार्टर फॉर अनदर 20 ईयर्स। तो अगले 20 साल के लिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उन्होंने 1813 में चार्टर एक्ट जो है वो लाया था। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है, कितने साल के लिए पूछा गया हुआ था। तो 20 साल के लिए जो है वो चार्टर एक्ट जो है वो लाया गया था। अब ये जो है सबसे पहला जो एक्ट है वो बनाया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उनकी तरफ से एजुकेशन के लिए, जो कि एजुकेशन को डेडिकेटेड था। एक्ट ऑल्सो अलाउड जो क्रिश्चियन मिशनरीज टू एंटर इंडिया फॉर द पर्पज़ ऑफ स्प्रेडिंग एजुकेशन। तो एजुकेशन को स्प्रेड करने के लिए क्रिश्चियन जो मिशनरीज होती थी उनको भी अलाउ कर दिया गया था, किन्होंने, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने। नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है वो बनता है कि एक्ट रिक्वायर्ड द ईस्ट इंडिया कंपनी टू स्पेंड 1 लाख एनुअली ऑन प्रमोशन ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। तो इंडिया में एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए तो एनुअली 1 लाख रुपए जो है वो स्पेंड करे जाएंगे, वो भी इस एक्ट के अंदर बोला गया था। तो ये हमारा जो चार्टर एक्ट है वो एक इम्पॉर्टेंट एक्ट है, जहाँ पर कि हमें ईयर भी याद रखना है और इनसे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी हमें याद रखने हैं। चार्टर एक्ट के बाद जो नेक्स्ट यहाँ पर आया वो मैकाले मिनट है, जो कि 1835 में आया था। मैकाले मिनट, जहाँ पर कि गवर्नर जो जनरल हैं उनसे भी हमें क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं कि कौन से एक्ट के समय या कौन सी कमेटी और कमीशन के समय कौन से गवर्नर जनरल जो थे। जब मैकाले मिनट आया था उस टाइम पर जो हमारे देश में, इंडिया में गवर्नर जनरल थे वो विलियम बेंटिक थे, जो कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो हमें विलियम बेंटिक भी याद रखना है। MWB विलियम बेंटिक, मैकाले MWB विलियम बेंटिक। यहाँ पर जो मैकाले मिनट में जो उन्होंने थ्योरी दी थी वो डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी जो है वो दी थी, जहाँ पर कि उन्होंने बोला था कि हम कुछ जो लोग हैं उनको हम एजुकेट करेंगे, देन ये जो फ्यू इंडियंस हैं ये जाकर जो मासेस हैं उनको एजुकेट करेंगे। तो इस तरह का जो एक थ्योरी है वो मैकाले ने दी थी। उन्होंने कहा कि हमें हर एक को पकड़ पकड़ कर एजुकेट नहीं कराना है, हमें कुछ इंडियंस को लेना है और उन्हें हमें एजुकेट करना है, देन वो जाकर अदर जो मासेस हैं उनको एजुकेट करेंगे। तो इस तरह की जो थ्योरी थी उसको डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी जो है वो कहा गया था, जो कि एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी मानी जाती है। देन उसके बाद
जो मैकाले थे वो क्रिएट करना चाहते थे पूल ऑफ इंडियंस जो कि सर्व कर सकें किसको, ब्रिटिशर्स को। ब्रिटिशर्स जो भी इंटरेस्ट उनका है उनको वो सर्व कर सकें, इस तरह के इंडियंस का एक ग्रुप जो है उनको बनाना था। और इसी को देन कहा जाता है कि दिस जो ये क्लास रहेगी उसको कहा जाएगा, ऐसा मैकाले ने कहा था कि इंडियन इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट, इन ओपिनियन, इन मॉरल्स एंड इन इंटेलेक्ट। सो मैकाले का कहना था कि जो ये लोग रहेंगे जिनको कि हम बनाएंगे इस तरह का, उनको हम एजुकेट करेंगे तो वो किस तरह के बन जाएंगे, उनके ब्लड और कलर से वो इंडियन रहेंगे लेकिन टेस्ट और ओपिनियन से, विचारों में और जो उनका टेस्ट है वो किस में रहेंगे, वो ब्रिटिशर्स हो जाएंगे, इंग्लिश हो जाएंगे। तो इस तरह की जो थ्योरी है वो मैकाले ने दी थी और ऐसा माना देखा गया है कि ये सब चीज़ें सच भी हुई हैं। हम अपनी ही भाषा, अपनी ही लैंग्वेज और अपनी ही जो भी हमारा इंडियन कल्चर है उसी को भूलते हुए हम लोग जो है वो बढ़ते गए किसकी तरफ, जो ब्रिटिशर्स ने हमारे अंदर डाला था उसी की तरफ हम लोग चलते चले गए। सो 1837 में इंग्लिश वॉज मेड द कोर्ट लैंग्वेज। 1837 में इन्होंने इसे कोर्ट लैंग्वेज जो है वो बना दिया था। In 1844 हाई गवर्नमेंट पोस्ट वर ओपन टू इंडियंस। देन उसके बाद 1844 में इन्होंने जो हाई गवर्नमेंट पोस्ट होती थी वो इंडियंस के लिए खोल दी। पहले ऐसा नहीं था, पहले जो है वो इंडियंस को अलाउड नहीं था हाई जो पोजीशंस है वहाँ पर। अब जब मैकाले मिनट आया उसी टाइम पर डिबेट चल रही थी ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लिस्ट के बीच में। तो यहाँ पर जो ओरिएंटलिस्ट थे वो ट्रेडिशनल वे में जो एजुकेशन है वो दी जानी चाहिए उनका कहना था, और जो एंग्लिसिस्ट थे उनका कहना था कि जो मॉडर्न वे है एजुकेशन का, मॉडर्न एजुकेशन जो है वो लोगों को दी जानी चाहिए। तो ये डिबेट यहाँ पर चल रही थी। तो मैकाले मिनट यहाँ पर आया और ये जो मैकाले हैं उन्होंने फेवर किया किसका, एंग्लिसिस्ट का, कि जो एजुकेशन है वो मॉडर्न वे में होनी चाहिए, मॉडर्न एजुकेशन जो है वो हमें लोगों को प्रोवाइड करानी चाहिए। तो इसका फेवर इन्होंने किया था मैकाले ने, और ये डिबेट इसी तरीके से यहाँ पर एंड हो गया था इसका कि जो मॉडर्न एजुकेशन है वो दी जानी चाहिए। अब यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस जेम्स थॉमसन made efforts to develop the village education through the vernacular medium। तो अब जो जेम्स थॉमसन है उनका कहना था कि जो विलेज एजुकेशन है उसके लिए उन्होंने काम किया, और उनका कहना था कि वर्निकुलर जो मीडियम होता है उसमें विलेज में एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करानी चाहिए, ताकि जो विलेज के लोग हैं, गांव के लोग हैं, उनको भी एजुकेशन जो है वो मिल सके। इससे भी क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में देखने को मिला था कि किन्होंने विलेज एजुकेशन को प्रमोट किया था, तो वो हमारा कौन है, जेम्स थॉमसन है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं जो कि हमारा है वुड्स डिस्पैच, जो कि आया 1854 के अंदर। यहाँ पर जो वर्निकुलर मीडियम का मतलब है कि जो भी मासेस के थ्रू जो लैंग्वेज बोली जाती है, जो भी उस पर्टिकुलर एरिया में मासेस लैंग्वेज बोल रहे हैं उसमें एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड कराई जाए, वो इन्होंने कहा था। फिर नेक्स्ट अब हम देख रहे हैं वुड्स डिस्पैच जो कि 1854 में आया, जिसको कि मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया भी बोला जाता है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से भी हमें क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। एक्सेप्ट दैट कि जब ये वुड्स डिस्पैच आया 1854 के अंदर, तो इंडिया में गवर्नर जनरल जो है वो कौन थे, तो वो हमारा डलहौजी जो है वो था उस टाइम पर गवर्नर जनरल। तो ये भी हमें याद रखना है उस टाइम पर। अब जो उन्होंने जो वुड है उन्होंने रिजेक्ट किया था जो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी हमने पढ़ी थी जो कि मैकाले ने दी थी,
वो इन्होंने इसको रिजेक्ट करी थी। इन्होंने कहा था कि जो मासेस हैं उनको भी पढ़ने का अधिकार है सबको, ऐसा ही नहीं कि हम बस एक पर्टिकुलर ग्रुप को लें और उनको हम स्टडी दें, उनको हम एजुकेट करें, देन उसके बाद वो जाकर सबको एजुकेट करें। ये उन्होंने इस वाली थ्योरी को रिजेक्ट किया था। तो उन्होंने कहा था कि सभी को पढ़ाई जो है वो करनी है। अब जो वुड है उन्होंने प्रमोट किया था वर्निकुलर लैंग्वेजेस को। वर्निकुलर लैंग्वेज जैसा कि हमने पढ़ा कि स्पोकन बाय द कॉमन मासेस, जो कि कॉमन मासेस के थ्रू बोली जाती है, उस लैंग्वेज को हम वर्निकुलर लैंग्वेज जो है वो बोलते हैं, मानते हैं। देन उन्होंने इस बात को प्रमोट किया था। अब यहाँ पर वुड्स डिस्पैच के ही अंडर 3 यूनिवर्सिटीज़ जो है वो सेटअप करने की बात जो है वो कही गई थी, जो कि 1857 में 3 यूनिवर्सिटीज़ इन्होंने सेटअप कराई थी 1857 के अंदर, जो कि हमारी हैं BMC, बॉम्बे, मद्रास एंड कलकत्ता, जिनसे हमें इम्पॉर्टेंट है ये पार्ट भी, जिनसे हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है। अब यहाँ पर 1857 के अंडर ही गवर्नर जनरल जो थे वो इंडिया के उस समय कौन बन गए, कैनिंग थे 1857 के अंडर। और वुड्स डिस्पैच जब आया उस टाइम पर जो गवर्नर जनरल थे वो डलहौजी थे। ये हमें याद रखना है दोनों के बीच का डिफरेंस। तो ये हमारा हो गया वुड्स डिस्पैच के बारे में, जहाँ पर कि 1857 में जब यूनिवर्सिटी सेटअप करी थी, जो भी इम्पोर्टेंट है, उस टाइम पे जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। अब हमारा नेक्स्ट जो कमीशन आता है वो 1882 में हंटर कमीशन जो है वो आया। हंटर कमीशन बनाया गया था, जो भी वुड्स डिस्पैच में बोला गया था इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसको रिव्यू करने के लिए, उसकी इंक्वायरी के लिए हंटर कमीशन जो है वो बनाया गया था। तो उस टाइम पर जो वायसरॉय इंडिया के थे वो कौन थे, रिपन थे। ये भी हमें याद रखना है। तो हंटर आर रिपन। अब नेक्स्ट जो इसके अंदर हमें याद रखना है कि इन्होंने कहा था कि जो प्राइमरी एजुकेशन है उसका मीडियम मदर टंग जो है वो होना चाहिए। ये हंटर कमीशन जो है वो बनाया गया था ताकि इम्प्रूव करने के लिए इंडियन एजुकेशन सिस्टम को। अब जो नेक्स्ट हमारा है वो इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन है, जो कि 1902 में बना था। इससे हमें क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिला था प्रीवियसली। तो इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन जो है वो अपॉइंट हुआ था किसके थ्रू, जो कर्जन है उन्होंने इसको अपॉइंट किया था इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन। तो वहाँ पर उस टाइम पर जो वायसरॉय थे वो कौन थे, कर्जन थे। ये भी हमें याद रखना है। और इस कमीशन को राले कमीशन भी कहा जाता है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बना था कि कौन से कमीशन को राले कमीशन कहा जाता है। तो इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन 1902 को राले कमीशन भी कहा जाता है। यहाँ पर अब जो इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट है वो 1904 में पास हुआ था, ये हमें याद रखना है। देन रिकमेंडेशन इन्होंने करी थी, रिकमेंड इन्होंने किया था कि क्लोजर ऑफ सब स्टैंडर्ड कॉलेजेस, जो कि सब स्टैंडर्ड कॉलेजेस हैं उनको बंद कराया जाना चाहिए, वो इन्होंने रिकमेंड किया था। तो क्वालिटी किस तरह की है कॉलेजेस की वो इन्होंने एनालाइज करी और उसके बाद बोला कि जो सब स्टैंडर्ड कॉलेजेस हैं उनको हमें बंद कराना चाहिए। तो इसमें हमें कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। सबसे पहला तो इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन 1902, कर्जन और राले। देन नेक्स्ट हमारा कि एक्ट कब बना, 1904 में। अब हमारा नेक्स्ट है सैडलर कमीशन, जो कि 1917 में आया, जिसको कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन भी कहा जाता है। अब कई बार कंफ्यूजन हो जाती है कि जो हमारा इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन है और कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन है। इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन जो है वो 1902 में है और कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन जो है वो 1917 में बना है। अब जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन है वो बनाया गया था सर्वे करने के लिए कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी में क्या प्रॉब्लम्स हैं या क्या इम्प्रूवमेंट किस तरीके से किया जा सकता है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए। तो इसलिए कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन जो है वो बनाया गया था।
क्वालिटी एजुकेशन इन्होंने बोला कि हमें सेकेंडरी लेवल से ही देनी पड़ेगी ताकि हायर एजुकेशन में भी क्या हो सके, इम्प्रूवमेंट हो सके। जब हम सेकेंडरी लेवल से ही बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे तो वो हायर एजुकेशन में भी पास ऑन होगी। तो इस तरह से जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन है उन्होंने कहा था। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिला है। तो ये सारे ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये हमें सब याद रखने हैं। देन इसके बाद 1927 में हमारा साइमन कमीशन आया, जो कि इंडिया में अराइव हुआ था कब, 1928 में। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी हमें याद रखना है। इसको ऑफिशियली इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन भी कहा जाता है। इसमें 6 ब्रिटिश मेंबर्स थे। तो अब इसमें कोई भी मेंबर जो है वो इंडियन नहीं था। अब क्योंकि कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था तो इंडिया में जो भी हमारे लीडर्स थे वो इसको अपोज कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कोई भी इंडियन मेंबर नहीं है, तो गो साइमन गो वाला जो एक स्लोगन है वो यहाँ पर क्या हुआ था, उस टाइम पर प्रचलित हुआ था, क्योंकि यहाँ पर कोई किसी भी इंडियन मेंबर को इन्होंने नहीं रखा था। दैट्स वाई। तो ये भी जो साइमन कमीशन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो इस तरह से हमें देखने को मिल सकता है। इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन, ये भी हमें याद रखना है। देन हमारा नेक्स्ट आता है हर्टॉग कमीशन, जो कि आया कब, 1929 में। ईयर्स हमें इनके याद रखने हैं। डेफिनेटली क्रोनोलॉजी भी पूछी जा सकती है, एक्सेप्ट दैट डायरेक्टली ईयर भी हमसे पूछा जाता है। तो कमीशन बाय था ये किसके, लॉर्ड आयरवाइन के थ्रू ये बनाया गया था। हर्टॉग कमीशन को बनाया गया था सर्वे करने के लिए डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। एजुकेशन का इंडिया में किस तरह से विकास हो रहा है उसको सर्वे करने के लिए हर्टॉग कमीशन बनाया गया था। ये हाईलाइट करता है प्रॉब्लम ऑफ वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन इन एजुकेशन एट द प्राइमरी लेवल। सो ये कमीशन जो था वो हाईलाइट करने के लिए बनाया था कि जो प्रॉब्लम है वेस्टेज और स्टैग्नेशन की एजुकेशन सिस्टम के अंदर प्राइमरी लेवल पे, वो इन्होंने हाईलाइट करी थी कि वेस्टेज कहाँ पर है और क्यों जो ग्रोथ है वो स्टैग्नेंट है, रुकी हुई है, ग्रोथ जो है वो क्यों नहीं हो रही है एजुकेशन में। तो इसलिए ये कमीशन ने इस सबको हाईलाइट जो है वो किया था, स्टैग्नेशन एंड जो वेस्टेज है उसको, प्राइमरी लेवल पर जो एजुकेशन थी उसकी बात यहाँ पर की गई है। मास एजुकेशन पे ज़्यादा अटेंशन जो है देने को इन्होंने कहा था। जो हमारा हर्टॉग कमीशन है इन्होंने मास एजुकेशन पर फोकस करने को कहा था कि हमें मासेस को, जो और भी लोग हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है, वो इन्होंने बताया था। देन नेक्स्ट हमारा अब जो प्लान है वो सार्जेंट प्लान है, जो कि 1944 में आया, जो कि एक तरह से जो ब्रिटिश एजुकेशन थी उसका एंड पार्ट था सार्जेंट प्लान, जो कि 1944 में आया। उसके बाद 1947 के बाद जो हमारी जो भी कमीशंस कमिटीज़ आएंगी वो हमारी इंडिपेंडेंस के बाद वाली हो जाएंगी। तो ये जो था ऑन द पोस्ट वॉर डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, वॉर के बाद जो एजुकेशन का डेवलपमेंट है उसको, उसके लिए बनाया गया था सार्जेंट प्लान 1944 के अंदर। सारे ही लेवल्स की जो एजुकेशन है, प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन तक की सारी लेवल की एजुकेशन को इस प्लान के अंदर फोकस किया गया था। और प्री प्राइमरी एजुकेशन जो है वो देने की बात इन्होंने कही थी कि जो एजुकेशन है वो फ्री में प्रोवाइड कराई जानी चाहिए, प्री प्राइमरी एजुकेशन। अब यहाँ पर इससे पहले 1937 में वर्धा जो स्कीम है वो भी आई थी, जो कि बेसिक एजुकेशन महात्मा गांधी जी ने दी थी 1937 के अंदर, जहाँ पर उन्होंने भी फ्री एजुकेशन जो है वो देने के लिए कहा था बच्चों को। जो प्राइमरी ग्रुप है उनको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए उन्होंने भी कहा था। और बेसिक एजुकेशन जो है प्रोवाइड कराने के लिए महात्मा गांधी जी ने कहा था, जो कि वर्धा स्कीम और बेसिक एजुकेशन के नाम से जिसको जाना जाता है, जहाँ पर कि चेयरमैन हमारे कौन थे, जाकिर हुसैन जो थे वो थे। अब यहाँ पर हमने देखा कि प्री प्राइमरी एजुकेशन देने के लिए
सार्जेंट प्लान के अंदर कहा गया था। तो फाइनल रिपोर्ट जो थी वो भी सबमिट की थी इन्होंने कब, 1944 में ही सबमिट कर दी गई थी। और सबमिट किसको की थी, केब को, जो कि है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, जिनको फाइनल रिपोर्ट सबमिट की गई थी। तो ये हमारे प्लान और कमिटीज़ और कमीशंस थे जो कि इंडिपेंडेंस से पहले हमारे देश में आए और उन्होंने हमारे देश के जो एजुकेशन है उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले किया। सो आगे भी और भी जो वीडियोस हैं वो हम देखेंगे एजुकेशन से रिलेटेड। इसके बाद जो इंडिपेंडेंस के बाद जो भी हमारे प्लान्स और कमीशंस आए थे, नेक्स्ट वीडियो में हम उनको पढ़ेंगे। जो हमारी एंशियंट यूनिवर्सिटी है जिनसे भी हमें एग्ज़ाम में इस बार क्वेश्चन देखने को मिले थे, उनको भी हम पढ़ेंगे। एक्सेप्ट दैट जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं हमारे एग्ज़ाम के लिए उनको भी हम स्टडी करेंगे। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं इनके ईयर्स को, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारा। सीक्वेंस हमें डेफिनेटली याद रखना है कि कौन सा कमीशन और कमेटी जो है वो कब आई थी। तो सबसे पहले हमने इसमें पढ़ा चार्टर एक्ट जो कि 1813 में आया था। देन उसके बाद हमने देखा था मैकाले मिनट जो कि 1835 में आया। देन हमारा है मैकाले मिनट के बाद आया वुड्स डिस्पैच जो कि 1854 में आया। देन इसके बाद हंटर कमीशन हमारा आया था जो कि 1882 में आया, हंटर कमीशन 1882। देन नेक्स्ट हमारा इसके बाद इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन जो कि 1902 में आया, और जो इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट है वो 1904 में आया। देन नेक्स्ट हमारा है सैडलर कमीशन जो कि 1917 में आया था, सैडलर कमीशन। देन नेक्स्ट हम देखते हैं साइमन कमीशन जो कि 1927 के अंदर आया था और इंडिया में ये अराइव हुआ था 1928 में। देन हर्टॉग कमीशन हमारा है 1929 के अंदर आया था। देन नेक्स्ट हमारा है सार्जेंट प्लान जो कि 1944 के अंदर हमारे देश में आया था। तो ये सारे ही कमीशंस कमिटीज़ इंपॉर्टेंट हैं, इनको हमें ज़रूर से पढ़ना है और इनके पॉइंट्स को हमें याद रखना है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड PDF जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।